सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। कहीं आपका इशारा हमारी तरफ तो नहीं है? हुजूर, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपको अपना गुरु मानता हूँ हुजूर। अच्छा, जी। आप मुझे कब से गुरु मानने लगे? उसी प्रकार फसल की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए किसान बहन भाई अपनी पूर्ण शक्ति लगाते हैं। पर ये बिना बुलाए मेहमान फसल के पोषक तत्व, नमी, प्रकाश, स्थान आदि में हिस्सा बटाकर फसल की वृद्धि, उपज एवं गुणों में कमी कर देते हैं। अब आप समझ गई? केवल यही नहीं, खरपतवार से हुई हानि कीड़े मकोड़े रोग व्याधि से होने वाली हानि से अक्सर ज्यादा होती है। आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक अनुमान के अनुसार खरपतवार से प्रतिवर्ष हमारे देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की हानि होती है। 50,000 करोड़? हे भगवान, 50,000 करोड़ रुपए की हानि, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ना केवल उपज की हानि होगी बल्कि खेत की मिट्टी को भी स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। अब तो आप सबके समझ में आ गया होगा कि फसलों के लिए भूमि में जो पोषक तत्व रहते हैं, जो नमी रहती है, खरपतवार उसका एक बड़ा हिस्सा शोषित कर लेते हैं एवं फसल को मिलने वाला प्रकाश और स्थान में भी हिस्सा बांट लेते हैं। फलस्वरूप पौधों का विकास धीमा पड़ जाता है और उत्पादन कम हो जाता है। क्या हुआ भैया? माधव भैया, तो फिर बताइए इसका उपाय क्या है? क्या खेत में कोई रसायन या दवा डालकर इसका उपाय नहीं हो सकता? नहीं भोलू, ऐसी गलती हरगिज ना करना। ऐसा करोगे तो खेत की मिट्टी के लिए दूरगामी बुरे परिणाम होंगे। इससे पैदा होने वाला प्रदूषण किसान भाइयों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इसके लिए उपाय पर्यावरण मित्र यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। इंसानों की बीमारियों की तरह ही अलग अलग खरपतवारों का इलाज अलग अलग तरीकों से होता है। इलाज अलग अलग ढंग से होता है, वो कैसे? यांत्रिक इलाज में इनको हाथ से या मशीन से नोचकर निकाल सकते हैं या जुताई करके खेत में ही इन्हें मिट्टी से दबा दिया जाता है। लत्तर, कनेडियन घास, क्वैक ग्रास, दूब इत्यादि पर यह विधि कारगर साबित हो सकती है। अगर फसल की बुआई से पहले दूब को खेत में दबा दिया जाए तो अच्छा परिणाम निकलता है। अच्छे परिणाम के लिए ये काम एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार भी किया जा सकता है। शुष्क मिट्टी के साथ गर्म शुष्क मौसम में छोटे खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए ऐसी जुताई करते हैं कि ऐसे पौधे अपनी जड़ों से अलग हो जाते हैं और फिर सूखकर मर जाते हैं। अगर खेत में नमी ज्यादा हो या बारिश हो जाए तो ये खरपतवार फिर पैदा हो सकते हैं। कुछ घास ऐसी होती है जिसे हम 12 कहते हैं, उसके लिए भी कुछ खास उपाय बता सकते हैं माधव भैया? ऐसे खरपतवार जब बहुत छोटे हों जुताई कर साफ किए जा सकते हैं।
परंतु ये जब जमीन पर फैलने लगते हैं या जड़ पकड़ लेते हैं तब उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये भी देखा गया है कि कुछ सब्जियों में ये समस्या दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। बलवान की जीत हमेशा होती है और कमजोर की हार। मिट्टी से पोषक तत्व लेने की प्रतिस्पर्धा में अगर रोपी गई फसल खरपतवार को मात दे सकती है तो ये अपने आप मर जाएंगे। हरी बेन, ककड़ी, शीतकालीन स्क्वैश और शकरकंद सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी फसलों के उदाहरण हैं। मध्यम श्रेणी में स्वीट कॉर्न, तरबूज, काली मिर्च और पत्ता गोभी आते हैं। भिंडी, प्याज और सीधे बीज वाले टमाटर, काली मिर्च और गोभी सबसे कमजोर हैं। उनको सहायता की जरूरत पड़ती है। कुछ खेतों में हमने पुआल या प्लास्टिक के पलवार देखे हैं। इससे खरपतवार का क्या संबंध है? सामान्यतः खरपतवार पलवार को भेद कर ऊपर नहीं आ सकती, इसीलिए धूप के अभाव में मर जाते हैं। ये भी देखा गया है कि एक फसल बोने के बजाय अगर बदल बदल कर खेती की जाए तो खरपतवार पर आसानी से विजय प्राप्त किया जा सकता है। क्या इसके लिए हमें सरकार की सहायता मिलती है? हाँ, क्यों नहीं। खरपतवार की समस्या को ध्यान में रखते हुए समन्वित खरपतवार नियंत्रण की योजना गन्ना, धान एवं गेहूं के लिए 1952 में शुरू की गई थी। यह योजना अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 22 स्थानों पर पूरे देश में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। माधव भैया, तब तो मैं भी उनसे मदद लूंगा। अच्छा, इस संदर्भ में कोई और प्रश्न पूछना है आप लोगों को? नहीं भैया, आप दोनों ने जो जानकारियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंधेरी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। राजकुमार ने दबे पांव हवेली में प्रवेश किया। हवेली के कोने में एक पुरानी घड़ी लटक रही थी जो अब भी चल रही थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, टक 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 टक। हाथ में लालटेन लिए राजकुमार आगे बढ़ता गया। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो जोर से क्या हुआ? क्या चिल्ला क्यों रही है? मम्मी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ये क्या? तू फिर से जासूसी नावल पढ़ रही है? मुझे कितनी बार कहा है ये सब किताबें मत पढ़ा कर, लेकिन तू मेरी बात सुनती कहाँ है? तो मैं क्या पढ़ूं मम्मी? मैं वैसे भी रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती हूँ तो मुझे अजय की याद आ जाती है और फिर मुझे रोना आ जाता है। नहीं डिम्पी, रोमांटिक नावल मत पढ़। तू धार्मिक किताब पढ़, उससे तेरे मन को शांति मिलेगी। और रोज सवेरे उठकर मंदिर जाया कर। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। मैं रोज सुबह जल्दी उठ के मंदिर जाया करूँगी। सिर्फ तू ही नहीं, हम दोनों सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाया करेंगे और तेरे डैडी के लिए प्रार्थना करेंगे। डैडी के लिए? क्यों मम्मी, डैडी के लिए प्रार्थना क्यों करेंगे? उनकी तबीयत खराब है? नहीं डिम्पी, तेरे डैडी की तबीयत एकदम सही है, लेकिन वो दामिनी है ना, उसने तेरे डैडी के नाक में दम कर रखा है। और ये बात जब तेरे डैडी ने हुकुम सिंह और यादव को बताई तो हुकुम सिंह तो भाग निकला और यादव सोफे से धड़म करके नीचे गिर गया। यादव सोफे से धड़म करके नीचे गिर गया। मम्मी, अगर अगली बार ऐसा होगा ना तो मुझे जरूर बुलाना। मुझे भी देखना है, बहुत मजे आएंगे। नहीं डिम्पी, अगली बार वो शायद आएगा ही नहीं। अच्छा ऐसे कर, जल्दी से तैयार हो जा, हम मंदिर चलते हैं। ठीक है मम्मी, चलो।
मम्मा सब लोग ठीक है, सब लोग ठीक है। और सुनो, अपना पढ़ाई और अपनी सेहत पे ध्यान देना। हाँ प्रिया बेटा, कैसी हो तुम? हाँ हाँ मैं अच्छी हूँ। पापा भी अच्छे हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। देखिए ना कैसी बातें करता रहता है ये मुझसे, हमेशा मुझे ऐसे ही छेड़ता है। आप डांटिए इसे। अजय, ये क्या हरकत है? छोटी बहन से कोई ऐसा बर्ताव करता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। आपको तो डांटना भी नहीं आता, ऐसे कोई डांटता है? देखो बेटा, तुम्हें डांटने और सजा देने का अधिकार मैंने तुम्हारी मम्मा को दे रखा है। ये बात तो हमें भी पता है। मौका मिलते ही वो आपकी परेड निकाल देती हैं। अच्छा, प्रिया का फोन। हेलो, हाँ बेटा, प्रिया कैसी हो? ठीक है बेटा, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई तुम्हारी? अच्छा, देखो बेटा, खूब बढ़िया से पढ़ना। और सुनो, कोई जरूरत हो ना तो हमें बता देना, पैसे भेज देंगे। अरे ऑनलाइन, हाँ ठीक है। और सुनो, आने की कोशिश करना। क्या एग्जाम है? ओहो, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग आ जाएंगे तुमसे मिलने। मम्मा सब लोग ठीक है, सब लोग ठीक है। और सुनो, अपना पढ़ाई और अपनी सेहत पे ध्यान देना, ठीक है? ओके बेटा, बाय बेटा, बाय। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आती है प्रिया। भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हम लोग भी दिल्ली आके तुमसे मिलेंगे। ये फैशन मैगजीन है, मैंने दिल्ली से मंगाई है। आप देखो ना, इसमें कितने प्यारे प्यारे कलेक्शन है सूट और सलवार के। मेरा तो मन कर रहा है सब कुछ मंगा लूं। अरे तो इसमें मुश्किल क्या है? तुम एक काम करो, तुम दिल्ली चली जाओ और वहां जाकर के कुछ दिन रह करके शॉपिंग वगैरह करके अच्छे से वापस आ जाओ। आप मजाक कर रही हैं? मैं एक शॉपिंग के लिए यहाँ से इतनी दूर दिल्ली जाऊँ? क्या मम्मा? अरे तो कौन सी बात हो गई? तुम ही कहती थी ना कि मम्मा मुझे फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, मम्मा मुझे वहां जाके पढ़ाई करनी है। तो बस इसी बहाने तुम्हारी शॉपिंग भी हो जाएगी और तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। आपका ना जवाब नहीं, सच में। कभी आप कुछ बोलती हैं, कभी आप कुछ बोलती हैं। आपको याद है जब पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि मुझे डीयू में एडमिशन लेना, तो आपने बोला था तुम घर पे ही रह के ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हो। और कितने सारे क्वेश्चन पूछे थे आपने, रहोगी कैसे, खाना कैसे खाओगी, सफाई कैसे करोगी, बर्तन कैसे धोलोगी। और बस बस मेरी माँ, बस बोलते ही जाओगी या सुनोगी भी? अरे तब मैंने इसलिए कहा था मेरी गुड़िया रानी कि अकेले जाना चाहती थी, और अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ अजय भी जाएगा। मम्मा, अजय भैया कैसे जा सकते हैं? अजय भैया और दामिनी तो किसान बहनों और भाइयों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उन्हें कैसे लेके जा सकते हैं? लेकिन एक काम कर सकते हैं,
नहीं जा सकते हैं। हम वहाँ जाकर खूब सारी शॉपिंग करेंगे, मस्ती करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे प्रिया का फोन। हाँ प्रिया बेटा, कैसी हो तुम? हाँ मैं अच्छी हूँ। पापा भी अच्छे हैं। हाँ बाबा, अजय, दामिनी सब अच्छे हैं। तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? पढ़ाई चल रही है? अच्छा, आज शॉपिंग के लिए निकली हुई हो? हाँ ठीक है। नहीं जो भी, अच्छा ओफो, यहाँ से पैसे भेज दूंगी मैं, ठीक है? हाँ अच्छा, आज पार्टी में जाना है तुम्हें? हाँ तो कोई अच्छा सा ड्रेस ले लो। हाँ, सुलेमान चाचा भी तुम्हें बहुत याद करते हैं और रशीदा चाची भी। देखो, तुम गांव की, यहाँ की कोई भी चिंता मत करो। सब यहाँ सब कुछ ठीक है। तुम अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करो बस। हाँ, अजय तुम्हारी बातों को याद करके हंसता है। गर्मा गर्म जलेबी और पता नहीं क्या क्या बोलता है वो तो। हाँ, दामिनी भी बहुत याद करती है तुम्हें। हाँ बेटा, ठीक है। तुम अपना ध्यान रखना और खूब मन लगा कर पढ़ना, ठीक है? और मौका मिले तो फोन करते रहना। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो बाय बेटा, बाय, टेक केयर। दामिनी का केवल नाम लेते ही हुकुम सिंह जैसा आदमी भाग खड़ा हुआ और यादव जैसा दबंग दरोगा डर गया। समझ में नहीं आता कि दामिनी से इतना लोग डरते क्यों हैं। इस गुत्थी को सुलझाना अति आवश्यक है। इस मामले में मेरी पत्नी का दिमाग बहुत चलता है। अरे चलता ही नहीं बल्कि दौड़ता है। रहस्य का कारण फौरन ढूंढ लेगी। अरे शिबा, बस तुम्हें ही बुलाने वाला था और तुम आ गई। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खेती में मिट्टी के महत्व की चर्चा की थी, पर मैं आज चाहूंगा कि आज हम उसकी ऊपरी परत के बारे में विस्तार से चर्चा करें। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या इससे कहते हैं पति पत्नी की जोड़ी। आपने मुझे याद किया और मैं फौरन चली आई। आज वो मुहावरा सिद्ध साबित हुआ, दिल से दिल की राह होती है। बताइए कैसे? मैं क्या बताऊं, तुम ही बता दो। डिम्पी, तुझे याद है मैंने तेरे डैडी के बारे में जो कहा था? मम्मी, मुझे याद नहीं है, आप ही बता दो। डिम्पी, दिन ब दिन तेरी याददाश्त कितनी कमजोर होती जा रही है। इसीलिए तुझे कहती हूँ रोज सुबह उठकर बादाम खाया कर। मम्मी, मैं क्या करूं, जब से वो हादसा हुआ है मेरी स्मरण शक्ति बहुत कम हो गई है। डिम्पी, अगर ऐसा है तब तो तेरी स्मरण शक्ति पूरी ही समाप्त हो जानी चाहिए थी, ताकि तू उस हादसे को भूल जाए। तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? आप ना ही पूछे तो बेहतर है, नहीं तो डिम्पी के जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। आप ये बताइए, आपने मुझे याद किया, बताइए क्या बात है? मैं ये इसलिए कह रही थी क्योंकि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का संबंध होता है और प्रेम के इस संबंध में कभी दरार नहीं आनी चाहिए। इसलिए हे मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी, बताइए मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? शिबा, तुम डिम्पी की मौजूदगी में ये सब बातें करती हो,
ये सच में ये शोभा नहीं देता। गलती से नहीं, ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं। मैं ये सब बातें जानबूझकर डिम्पी के सामने बोलती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? जानबूझकर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? क्योंकि फूलों से सजी हुई डोली में बैठकर एक ना एक दिन हमारी डिम्पी को भी ससुराल जाना है। बोलिए, जाना है या नहीं? हाँ, जाना है। इसमें कोई शक है? और ससुराल जाकर अपने सास ससुर के पवित्र पांवों को छूकर उनकी सेवा करनी है। बोलिए। हाँ, ये भी करना है। अपने ससुराल वाले घर को स्वर्ग बनाना है। इतना ही नहीं बल्कि। अरे कितने सवाल पूछती हो तुम? शिवा, तुमने इसके बाद एक बार भी कोई सवाल पूछा ना तो मैं। तो क्या? बोलिए ना मेरे पति परमेश्वर। अब रुक क्यों गए? नहीं। बोलिए ना। अरे कुछ नहीं, रहने दो। अब बोल भी दीजिए। मनुष्य को कोई बात मन में नहीं रखनी चाहिए। मन की हर बात बोल देनी चाहिए। मन में रखी हुई बात उसी तरह वजनी होती है जिस तरह बाल्टी में भीगे हुए कपड़े। इसलिए मन में कोई बात मत रखिए, बोल दीजिए ना। बताइए क्या बात है? मैं ये पूछने वाला था कि तुम इस समय कहां जा रही हो? मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। अगर मैंने आपको बता दिया तो ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे। मम्मी, आपने तो बता दिया कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं। बता दिया, लेकिन ये तो नहीं बताया ना कि हम मंदिर तेरे ब्याह की मन्नत मांगने जा रहे हैं। देख तेरे डैडी समझ पाते हैं कि नहीं। मंदिर से लौटने के बाद उनसे प्रश्न पूछूंगी। चल बेटा जल्दी से चल, नहीं तो देर हो जाएगी। शिवा इतना देर से कुछ कह रही थी तो समझ में नहीं आया कहना क्या चाहती थी। नमस्कार। नमस्कार। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खेती में मिट्टी के महत्व की चर्चा की थी, पर मैं आज चाहूंगा कि आज हम उसकी ऊपरी परत के बारे में विस्तार से चर्चा करें। जी अवश्य। ठीक है, जैसी आप सबकी इच्छा। आप लोगों को तो यह याद होगा ना कि मिट्टी भूमि की ऊपरी परत होती है जो पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकी रहती है। जी याद है। यह पौधों को आधार एवं पोषक तत्व देती है। मिट्टी के इस हिस्से को सतही मिट्टी कहते हैं। खेत की उपज इसी सतही मिट्टी पर निर्भर करती है। मिट्टी के स्वास्थ्य का मतलब इसमें उपलब्ध जीवंत तंत्र से है जो पौधों, मनुष्यों और जानवरों को जीवित रहने में सहायक सिद्ध होता है। अर्थात अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अरविंद जी, ये तो बताइए मिट्टी में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं जो हमारी खेती के लिए उपयुक्त हैं? जीवन और विविधता जमीन के ऊपर से ज्यादा जमीन के अंदर होती है। ओह अच्छा। मिट्टी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, नेमाटोड और कण सभी आकार के कीड़े मकोड़े, छोटे स्तनधारियों और पौधों की जड़ों सहित जीवों का एक घर है। और इतना महत्वपूर्ण कार्य वो कैसे करते हैं? इनका काम है पोषक तत्वों का इंतजाम करना, कीड़े और मकोड़ों से रक्षा करना, पानी का प्रबंध करना और मिट्टी के कटाव से बचाना। इसका कोई उदाहरण दीजिए। उदाहरण के तौर पर मिट्टी की जैविक प्रक्रियाएं, पौधों के लिए लगभग 75% नाइट्रोजन और मिट्टी के लिए 65% फास्फोरस की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होती है। अपने देश में प्राथमिक पोषक तत्वों में
नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, द्वितीयक तत्व जैसे सल्फर एवं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरॉन, तांबा की कमी दिख रही है। घूर क्यों रही हो? तुमने मेरे मन मंदिर के देवता को मुझसे छीन लिया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें त्याग कर वो मेरे पास एक न एक दिन जरूर लौट आएगा। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। नई सोच, नई सोच, नई सोच। नई सोच के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।